Hello dear students, myself RK Singh, HOD Physics, Momentum, छात्रसंघ चौक, गोरखपुर। हम लोग जो एमएसआर टेस्ट लिए थे उस टेस्ट के सॉल्यूशन और आंसर की के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, a charge Q1 exert force on second charge। कोई चार्ज है, वो सेकेंड चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब हम किए क्या, थर्ड चार्ज को लाके यहाँ पे रख दिए। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्लियर कट लिखा रहता है कि थर्ड चार्ज को अगर हम ला के रख देते हैं तो थर्ड चार्ज भी फोर्स लगाने लगता है, लेकिन पहला चार्ज जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, आप याद भी करते हैं कि किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा होता है और वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के बराबर होता है। तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव दिया हुआ है तो ये रॉन्ग है, ये ग्रेटर देन 1 है, सो दिस वन इज द करेक्ट वन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए चार्ज ए पॉइंट चार्ज इज कैरी डिफरेंट पाथ। 3 पाथ से पार्टिकल को ले जाया गया है। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो कूलम्बियन फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। सो तीनों पाथ के लिए वर्क डन उसका सेम होगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये है कि अगर हम इस 4 माइक्रोफैराड को हटा देते हैं तो भी बैटरी के द्वारा अप्लाइड वोल्टेज जो है वो 8 वोल्ट रहेगा। आप ध्यान से सुने, ऊपर वाले लाइन को जब ये मौजूद था तो बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज मिल रहा था 8 वोल्ट का मिल रहा था, और जब हम बीच वाले लाइन को हटा भी देंगे तो ऊपर वाले लाइन को बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज मिलेगा स्टिल 8 वोल्ट का ही वोल्टेज मिलेगा। इसलिए हम अपने फायदे के लिए जो बीच वाला लाइन है, बीच वाले लाइन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपका जो सर्किट है वो सर्किट कुछ इस ढंग का बनेगा। This is 3 microfarad, this is 2 microfarad, and this is 3 microfarad। अब आप देख सकते हो कि 3 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड आपस में पैरेलल में हैं, तो इन दोनों को सम कर दो तो 5 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूं और हटा के मैं यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड लगा दे रहा हूं, और यहां पर 3 माइक्रोफैराड लगा हुआ, और बैटरी यहां पे आपकी 8 वोल्ट की लगी हुई है। अब आप देख सकते हो कि ये 3 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप उसका कैपेसिटेंस निकाल लो, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3 + 5, तो ये आपका आ जाएगा 15/8 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका कैलकुलेट हो गया। अब आप फॉर्मूला यूज कर दो, Q = CV। तो C हो गया आपका 15/8 माइक्रोफैराड, और बैटरी का वोल्टेज आपका 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज आपका आ गया 15 माइक्रोकूलम। तो आप बोल सकते हो कि इस पे चार्ज 15 माइक्रोकूलम होगा,
यहाँ -15 माइक्रोकूलम होगा, यहाँ +15 माइक्रोकूलम होगा और यहाँ -15 माइक्रोकूलम होगा। अब आप बात करो इस कैपेसिटर के लिए, इसका चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो इस कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला यूज कर दो, V इज इक्वल टू Q बाई सी। Q में C से डिवाइड कर दो तो इसका वोल्टेज आपका 3 वोल्ट आ गया, मतलब इस पर का वोल्टेज 3 वोल्ट आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो Q इज इक्वल टू सी वी। इसका वोल्टेज आपका 3 वोल्ट है और कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 6 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। Let us move to the next question. In the given circuit, capacitance of each capacitor is 1 microfarad. Equivalent capacitance between point A and B. A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालना। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो इन दोनों का कैपेसिटेंस आपका हो गया 0.5 और इसका कैपेसिटेंस आपका हो गया 1, ये जो बीच वाला लाइन है उसका, और ये दोनों अगेन सीरीज में लगा हुआ है, इसका भी कैपेसिटेंस आपका हो गया 0.5 और इसके साथ लगा हुआ है आपका 1। अब आप देख सकते हो ये तीनों पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल में लगा हुआ है तो आप तीनों को सिंपली ऐड कर दो। सिंपली ऐड कर दोगे तो ये तो एज इट इज रह गया आपका 1 और ये कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 into 2 और दोनों को सम करके डिवाइड कर दो तो आपका आंसर 2/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो थ्योरेटिकल है, आपने पढ़ा भी होगा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E0/K होता है। क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज कर जाएगा K फैक्टर से, तो छठे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा E। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिए रेसिस्टेंस का जो बच्चे फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ρL/A, लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो आपको L और A दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर केस में लेंथ और एरिया का वैल्यू आपका अलग अलग है। तो आप एक काम करो, ऊपर L से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये फायदे में आप रहोगे। ये बन गया ρL² और AL बन गया वॉल्यूम। वॉल्यूम उसका तीनों केस में कांस्टेंट है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। तो पहले केस में A और B के बीच में रेसिस्टेंस X बोल रहा है और यहां से यहां तक का लेंथ आपका 4A है जो कि सबसे ज्यादा है, तो रेसिस्टेंस आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा X। उसके बाद लेंथ आपका इस केस में सबसे ज्यादा है 2A है और इसके बीच रेसिस्टेंस को बोल रहा है Z, तो X ग्रेटर देन Z हो जाएगा। और उसके बाद सबसे कम लेंथ यहां से लेके यहां तक के बीच में है जो कि आपका A दिया हुआ है, जिसके बीच रेसिस्टेंस आपका Y दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का D हो जाएगा। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के थ्योरी में पढ़ा होगा कि जिस समय बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ से कम होता है और जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज उसके ईएमएफ से ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईएमएफ का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे बैटरी आपका चार्जिंग स्टेट में है। तो क्लियर है कि आपका ऑप्शन बी में उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो उसके ईएमएफ से ज़्यादा होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन हो गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया। 1 मीटर का रेसिस्टेंस आपका R ओम दिया हुआ है, तो अगर आप यहां से यहां तक का लेंथ निकालेंगे, रेडियस 1 दिया हुआ है, तो ये लेंथ π/2 इंटू R हो जाएगा, और यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो 3 π/2 इंटू रेडियस के बराबर होगा। सबसे पहले तो हमने लेंथ देख लिया, इसका लेंथ और इसका लेंथ देख लिया, और 1 मीटर का रेसिस्टेंस R ओम है, तो अब मैं इसको एज ए रेसिस्टर दिखा रहा हूं। इसका रेसिस्टेंस जो है आपका वो π/2 इंटू R हो जाएगा। सिमिलरली इसका रेसिस्टेंस जो है आपका वो 3 π/2 इंटू R के बराबर होगा। और बीच में आप ध्यान दो, यहाँ भी 2 मीटर का तार यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, तो बीच वाले का जो रेसिस्टेंस है आपका वो 2R के बराबर होगा। अब आप देख सकते हो कि 3 रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/π/2 ऊपर आ जाएगा R प्लस 1/2R प्लस 1/3π/2R। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर C आ जाएगा। This is a very simple question. Let us move to the next question. इसमें हेक्सागन में करंट आपका पास कर रहा है, और हेक्सागन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हेक्सागन के सेंटर पे। तो मैं जरा ड्राइंग को पहले बड़ा बना देता हूं। सबसे पहले मैं एक वायर के मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, इस तार के मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं। हेक्सागन में यहां इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, आपको क्लियर कट पता है। तो इसका साइड अगर A दिया हुआ है, तो ये दोनों साइड भी आपका A के बराबर होगा, और आप यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करोगे तो इस परपेंडिकुलर का लेंथ जो है ये एंगल 30 डिग्री है। आप देख सकते हो A cos 30 डिग्री होगा, मतलब A√3/2 के बराबर होगा। दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब आप स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर लो। तो स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? μ0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आप पहले से निकाल के रखे हैं, A√3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा, अल्फा आपका 30 डिग्री है, प्लस साइन बीटा आपका बीटा इज ऑल्सो 30 डिग्री। ये आपका एक सिंगल तार का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ऐसे ऐसे 6 तार लगे हुए हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे, आपका आंसर D आ जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस तार के सीध में ये पॉइंट है, तो इस तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सिमिलरली इस तार की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होगा। अब आपका ये जो तार है उसका मैग्नेटिक फील्ड आर्क फॉर्म कर रहा है। आर्क का मैग्नेटिक फील्ड स्टैंडर्ड होता है, आप लोग याद करके रखे होंगे। और इस तार का मैग्नेटिक फील्ड आप लिखिए μ0 I डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू रेडियस उसका R1 है, मल्टीप्लाइड बाई आर्क का एंगल आपका अल्फा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इस तार में करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से आप अपना राइट हैंड कर्ल कीजिए, आपका थंब बाहर को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो। उसके बाद इस तार का मैग्नेटिक फील्ड सेम फॉर्मूले से लिख सकते हैं, μ0 I बाई 4 पाई, इसका रेडियस R2 है, और इसमें करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वैसे राइट हैंड को आप कर्ल कीजिए,
आपका थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। क्लियरली दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर ए आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक करंट कैरिंग रॉड है, इस टाइप से करंट कैरिंग आपका रॉड है, जिस रॉड की लंबाई को मैं नहीं दिखा रहा हूं, रॉड के केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया को दिखा रहा हूं। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, और इस रॉड से आपके तरफ करंट आई आ रहा है। अब आपको B डॉट DL का ग्राफ खींचना है, और B डॉट DL आपको पता है कि म्यू नॉट टाइम्स I होता है, मतलब आप बोल सकते हो B डॉट DL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आपको I का ग्राफ खींचना है, तो आप सबसे पहले यहां एम्पीरियन पाथ लो, इसके रेडियस को R मान लो, रॉड का रेडियस आपका कैपिटल R दिया हुआ है, और इस एम्पीरियन पाथ के अंदर का करंट आप कैलकुलेट करो। तो इस एम्पीरियन पाथ के अंदर का करंट देखिए, टोटल एरिया आपका I है, पाई R स्क्वायर है, और उससे करंट I जा रहा है, तो यूनिट एरिया से जो करंट जाएगा I डिवाइडेड बाई पाई R स्क्वायर जाएगा, और आप इंटरेस्टेड है पाई स्मॉल r स्क्वायर के करंट से, तो मल्टीप्लाइड बाई पाई R स्क्वायर, तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का मतलब हुआ कि ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, ये कैंसिल हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, ये कैंसिल हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, इस पे होप बन रहा है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, इस पे होप बन रहा है। लेकिन आप ध्यान दो, अगर आप एम्पीरियन पाथ यहां लेते हो तो उस केस में ये सारा करंट जो है आपका एनक्लोज हो रहा है, करंट एनक्लोज I है। आप एम्पीरियन पाथ यहां ले रहे हो तो भी सारा करंट आपका एनक्लोज हो रहा है, करंट एनक्लोज आपका I के बराबर है। तो यहां से लेके यहां तक तो करंट एनक्लोज बढ़ रहा है, लेकिन यहां के बाद यहां के लिए, यहां के लिए, यहां के लिए एंड सो ऑन करंट एनक्लोज आपका I के बराबर है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो क्लियर है कि उसका ग्राफ ये नहीं होगा, उसका ग्राफ ये होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसके रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि उसके रेडियस का फॉर्मूला mb अपॉन qv के बराबर होता है। अब आप देख सकते हो कि इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस आपका बड़ा है, तो बड़ा रेडियस का मतलब उसका mv ज्यादा होगा, और उसका mv ज्यादा होगा तो क्लियर है कि इसका मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट आपका ज्यादा होगा। तो क्लियर है कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन ए में है और B ग्रेटर देन ए है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आपका पतला है, मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने दूर में। और लूप मैग्नेटिक फील्ड से बड़े साइज का है, तो मैं उसको बड़ा दिखा दे रहा हूं। आप देख सकते हो कि अभी लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, उस पर कोई फ्लक्स नहीं है। यहां पे लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया,
उस पर का फ्लक्स बढ़ रहा है, उस पर ईएमएफ होगा। यहां से लेके यहां तक लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का एरिया आपका बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब लूप पर का फ्लक्स जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो लूप अभी तक कितना डिस्टेंस मूव किया, ये डिस्टेंस मूव किया, और उस पर का फ्लक्स आपका इस एरिया के फ्लक्स के बराबर होगा। इसके बाद आप देख सकते हो ये लूप मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करके थोड़ा आगे जाएगा, तो इस एरिया पे फ्लक्स रहेगा, इस एरिया पे फ्लक्स जीरो होगा और इस एरिया पे फ्लक्स जीरो होगा। तो आप देख सकते हो कि यहां जितना फ्लक्स है यहां भी उतना ही फ्लक्स है। इसका मतलब इस पीरियड में फ्लक्स उसका चेंज नहीं हो रहा है, और फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है तो फैराडे लॉ से उस लूप पे कोई ईएमएफ आपका क्रिएट नहीं होगा। तो यहां से लेके यहां तक ईएमएफ क्रिएट हो रहा है जब तक लूप आपका ए मीटर चल रहा है। फिर यहां के बाद से जब तक ये बाहर नहीं निकल जाता है तब तक उस पर का फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, उस पर ईएमएफ आपका क्रिएट नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ के बाद से जब लूप बाहर निकलने लगेगा तो आप देख सकते हो कि उस पर का जो फ्लक्स है वो घटने लगा, और जब लूप यहाँ तक पहुंचेगा तब तक फ्लक्स घटेगा। तो आप देख लो यहां से लेके यहां तक फ्लक्स बढ़ रहा है, और फिर यहां से लेके यहां तक फ्लक्स घट रहा है। इस पीरियड में ईएमएफ आपका जनरेट होगा। तो यहां से लेके यहां तक लूप के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस ए है, तो ए बाई वी टाइम तक ईएमएफ रहेगा। फिर यहां से लेके यहां तक कोई ईएमएफ नहीं रहेगा। फिर अब लूप पर का फ्लक्स घट रहा है, और फिर यहां से लेके यहां तक लूप के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस आपका ए है, तो टाइम उसका ए बाई वी हो जाएगा। फिर ए बाई वी टाइम तक ईएमएफ रहेगा, तो टोटल जितने टाइम तक ईएमएफ रहेगा वो टाइम आपका ए बाई वी प्लस ए बाई वी मतलब 2a बाई वी के बराबर होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस जो होता है 1/ω/c होता है, और डीसी करंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका ओमेगा 0 होता है। और यहाँ 0 पुट कर दो तो उसका XC इनफाइनाइट ओम के बराबर आ जाएगा, और इनफाइनाइट ओम का मतलब हुआ कि वो परफेक्ट बैड कंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो क्लियर है कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोमेंटम छात्र संघ। बेटा अभी हम क्लास 12th का मेडिकल का पेपर डिस्कस करने के लिए यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12th नीट का एम स्टार का पेपर। देन वी विल स्टार्ट इट। तो पहला सवाल है, क्लोज पैक्ड एरे ऑफ एन स्फीयर द ऑक्टाहेड्रल होल्स आर। फैक्ट वाला क्वेश्चन है, सबको पता है जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। सो द आंसर इज एन अगेन यार ना। तो अगर एन स्फीयर होगा तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल होल्स होंगे, सबको पता है। अगला है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। आपको पता है कि ये ट्राइक्लिनिक वाला जो सिस्टम होता है उसके लिए जो सही आंसर है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल फैक्ट वाले हैं, इसमें कहीं कोई डिस्कशन वाला कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। इट इज वेरी वेरी स्ट्रेट, यू हैव टू रिमेंबर। अगला है मोल फ्रैक्शन। भाई मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज ए नंबर, और नंबर की क्या यूनिट। तो सही आंसर डी ऑप्शन है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज जनरली यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन, देन द आंसर इज पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन इज द मोस्ट पॉपुलर यूनिट फॉर, आई वांट टू से, फॉर टू एक्सप्रेस द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज आई थिंक वेल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, पानी की डेंसिटी दी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर लीटर में। इट इज ऑल्सो ए वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। सबको पता है 55.55, क्योंकि डेंसिटी 1 है तो 1 लीटर का जो मास होगा वो 1000 ग्राम होगा,
और 1000 ग्राम में आप मोल निकाल लेंगे तो 1000/18, क्योंकि आप भाई 1 लीटर लेंगे और 1 लीटर लेंगे तो मास भी कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आएगा, और 1000 ग्राम में अगर मोल्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 18, और आपने इसको सॉल्व करना है, इट इज कम्स आउट टू 55.55। उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 21 था, इट इज अ बोनस फॉर यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 20th का सही आंसर डी है एंड 21 फॉर बोनस, राइट। आगे हम बढ़ते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट यू विल हैव, अगला है कि ग्रीन केमिस्ट्री। सबको पता है ग्रीन केमिस्ट्री इज ए वेरी पॉपुलर टर्म। अच्छा, ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या चाहते हैं, तो सबको पता है हम चाहते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक प्रोड्यूसिंग लेस हार्मफुल वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम चाहते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल बढ़िया है, और उसके साथ साथ लो एनर्जी कंजम्पशन, ये सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन मेरे हिसाब से सी इज द करेक्ट वन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट। हम चाहते हैं कि कोई हार्मफुल वेस्ट ना प्रोड्यूस हो, इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो फोर्थ इज द परफेक्ट वन, एंड अलॉन्ग विथ फोर्थ देयर इज सेकंड आल्सो कि एनर्जी कंजम्पशन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद है कंपाउंड विच विल शो अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो सबको पता है अगर SN2 करानी है तो भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, और भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, लेस हिंड्रेंस। तो देख, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। अब सवाल है इनमें बी और सी में कौन सा बेटर होगा। तो आप जानते हैं कि जहां अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, एंड Br माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप, सो सी ऑप्शन इज द परफेक्ट वन। कह रहे सेम प्रोडक्ट फॉर SN1 एंड SN2, तो वहां जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है वहीं SN1 SN2 का प्रोडक्ट सेम हो सकता है, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि ये ऑलरेडी SN2 से कराओगे तो भी यही बनेगा और SN1 से भी यही बनेगा। तो आई थिंक 24 का सी एंड 23 का भी सी। आगे बढ़ते हैं, वेरी कॉमन, वेरी स्ट्रेट, फैक्ट वाले सवाल ज्यादा है। मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2, अब अगला आपसे कह रहे हैं कि मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2, अगेन इट इज वेरी क्लियर, होता मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जहां हिंड्रेंस कम होगा। तो मिथाइल क्लोराइड, आई थिंक इट इज द करेक्ट आंसर। CH3F में प्रॉब्लम क्या है, F इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये नहीं जाना चाहेगा ना, तो SN2 नहीं हो पाएगी। तो इस केस में SN2 नहीं हो पाएगी, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। 26 की बात करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबने मालूम है नीचे जाने पे, ग्रुप में नीचे जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। नीचे जाने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो थैलियम, इंडियम, गैलियम और एल्युमिनियम, आई थिंक इट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। देख भाई, Al2O3 सबने मालूम है, ये तो एम्फोटेरिक होता है। SeO2 दूर दूर तक बेसिक नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज Bi2O3 इज द करेक्ट आंसर। Bi2O3 इज अ परफेक्ट बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि बाकियों में तो चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल फॉर आई वांट टू से 28, 29 एंड फाइनल 30, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि द पेयर ऑफ द स्पीशीज कंटेनिंग O बॉन्ड, यार ये तो बहुत ही कॉमन है, सबसे कॉमन एग्जांपल है सी ऑप्शन, बहुत क्लियर है। आप जानते हैं O2 कैसा होगा, इट इज लाइक दैट, सिंगल बॉन्ड है। और अगला है आपका S2O8 S2O8 इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। तो सी ऑप्शन इज द परफेक्ट वन, क्योंकि आप जानते हैं अगर इसमें बनाएंगे तो ये बनेगा O- S डबल बॉन्ड O OO S डबल बॉन्ड O माइनस ना, सो इट कंटेन यार प्रॉक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन बॉन्ड, सी ऑप्शन। अगला है एसिडिक स्ट्रेंथ का, सबको पता है अगर ये सब HClO, HClO2, HClO3, HClO4 देयर ऑक्सी एसिड्स, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज्यादा होगी। सो आई थिंक इट इज ऑल वेल क्लियर, आपको साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही कॉमन। यहां +7 है, यहां +5 है, यहां +3 है और यहां +1 है। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन इज द परफेक्ट वन। अगेन द लास्ट वन फ्रॉम योर साइड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है। भाई ये तो इतना मजबूत सवाल है, आपको देखते ही आंखों में चमक आई गई होगी। दिस इज द पिक्रिक एसिड, इट इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स
और तगड़ा है, मजबूत है, एनायन बड़ा स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से बेटा हमने पूरा पेपर बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा। सभी को थैंक यू यार। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश यादव, बायोलॉजी फैकल्टी, मोमेंटम छात्र संघ। यम स्टार के पेपर का हम लोग आज सोल्यूशन देखते हैं। और बायोलॉजी पोर्शन 31 से स्टार्ट हो रहा है, तो 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। पूछ रहा है इसमें पोलाइडी लेवल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट को आप क्या लिखते हैं? एन। फिर कह रहा मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल स्पोरोफिटिक जनरेशन हो गई 2n। एंडोथीसियम 2n, ये माइक्रोस्पोरेंजियम की लेयर है। फिर इनर इंट्यूबमेंट ओव्यूल स्पोरोफिटिक जनरेशन, देन 2n। न्यूक्लियस बॉडी ऑफ ओव्यूल 2n। सिनर्जिड फीमेल गैमेटोफाइट में होती है तो गैमेटोफाइट n। तो इसको ऑप्शन से मैच कराते हैं तो यहां से ऑप्शन बी आ जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 32 में कहता कि फर्टिलाइज एग ऑफ अ प्लांट है 60 क्रोमोसोम। फर्टिलाइजेशन कराते हैं, एग एन, मेल गैमीट एन, दोनों का फर्टिलाइजेशन कराते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट हो गया 2n। 2n में कितना क्रोमोसोम बता रहा है? 60। क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल MC, ये भी 2n होती है तो यहां 2n इक्वल टू द 60, तो 2n इक्वल टू द यहां भी क्या हो जाता है? 60। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट कह रहे हैं डाइकट प्लांट हैव 2 कोटिलिडन्स इन अ सीड। करेक्ट। इन मोनोकॉट्स फर्स्ट कोटिलिडन इज कॉल्ड स्कूटेलम, while second cotyledon is rudimentary। सेकेंड कोटिलिडन क्या? रूडिमेंट्री बता रहा है। तो सेकेंड कोटिलिडन को क्या कहते हैं? तो यहां देखते हैं सेकेंड कोटिलिडन एक ग्रास एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखते हैं। जब ग्रास एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपको वेल डेवलप्ड एक सिंगल कोटिलिडन दिखाई देगा और रिमेन्स ऑफ सेकेंड कोटिलिडन दिखाई देगा। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट कोटिलिडन एंड फर्स्ट कोटिलिडन इज द स्कूटेलम and this is the remains of second cotyledon, and second cotyledon, remains of second cotyledon is known as the epiblast। second cotyledon के remains को हम क्या बोलते हैं? epiblast। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां से सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अ ब्लड ग्रुप of a man is A। Mary normal woman having blood group B। Woman father was the hemophilic while man mother was color blind। What would be the probability of occurrence of different blood group and these diseases in their offspring। इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि मैन के पास ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। जिनकी मैरिज किससे हो रही है? वुमेन से, जो नॉर्मल है, और ब्लड ग्रुप बी है। तो देखते हैं, मैन की बात करते हैं। मैन ब्लड ग्रुप हमारे पास क्या निकल के आता? ए दिख रहा है। और ए की बात करते हैं, ए के लिए 2 तरह की जीनोटाइप होती है, IA और एक बात कर देते हैं IA और IO। 2 तरह की जीनोटाइप है। उसमें तो दे नहीं रखा है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। ये क्या हो जाता है? होमोजाइगस। ये क्या हो रखा है? हेट्रोजाइगस है। और फिर कह रहा है वुमेन की बात कर रहा है। वुमेन में ब्लड ग्रुप क्या दे रखा है? बी। और बी के लिए भी 2 तरह की जीनोटाइप है, IB और IB और फिर क्या हो गया? IO। ठीक, इसमें आप देखिए
तो आपके पास ये होमोजाइगस हो जाता है और यहां से आपके पास क्या हो जाता है, होमोजाइगस, इधर हेटेरोजाइगस हो जाता है, इधर हेटेरोजाइगस हो जाता है। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर से यदि होमोजाइगस से यदि हम क्रॉस कराते हैं तो आपके पास ब्लड ग्रुप निकल के आ जाता है ए बी। तो आप उनके ऑफस्प्रिंग, यहां से ये दिख रहा है कि उनके ऑफस्प्रिंग में केवल ए बी ब्लड ग्रुप दिखेगा। ऑप्शन में कुछ ऐसा ही दिख ही नहीं रहा है कि चारों ऑप्शन में कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला है। इट मींस हम लोग कैंसिल कर देते हैं होमोजाइगस कंडीशन को और काउंट करते हैं हेटेरोजाइगस। और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए हम लोग क्रॉस कराते हैं तो यहां से 4 तरह के ब्लड ग्रुप निकल के आते हैं। मींस ऑफस्प्रिंग में ए ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है, ऑफस्प्रिंग में बी ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है, और ऑफस्प्रिंग में ए बी ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है, और ऑफस्प्रिंग में आपका ओ ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है। समझ गए बच्चा? तो ये आपको चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। तो यहां से ब्लड ग्रुप की कहानी सॉल्व हो जाती है। फिर हम लोग बढ़ते हैं और हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता लग गया कि चारों ब्लड ग्रुप मिलेगा, तो 3 जगह ऑप्शन में दिख रहा है कि चारों ब्लड ग्रुप है, तो यहां से ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाता है और 3 ऑप्शन अभी बचते हैं। तो देखते हैं तीनों ऑप्शन में कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया के लिए कह रहा है। अब कह रहे हैं कि वुमेन्स फादर वाज हीमोफिलिक, वुमेन्स फादर वाज हीमोफिलिक, वुमेन्स लिखते हैं, फिर इनके लिए हम फादर लिखते हैं, और फादर इनके क्या है, हीमोफिलिक। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, फादर है एक्स वाई लिख रहे हैं, मेल है एक्स वाई लिख रहे हैं, और हीमोफीलिया के लिए एक्स पर एच लिख देते हैं। चलिए एक्स लिख दिया। और फीमेल के पास ये इनके फादर से एक्स आएगा, उनके मदर से एक्स आएगा, तो यहां से फादर से एक्स आएगा तो हीमोफीलिया वाला कैरेक्टर लेके आएगा। तो ये हम जीनोटाइप लिख दिए मैन का। मैन की बात करते हैं, मैन क्या कह रहा है, मैन मदर वाज कलर ब्लाइंडनेस। मैन की मदर की बात करते हैं तो इनके मदर की बात करते हैं, तो मदर के लिए फीमेल है एक्स लिखते हैं, कलर ब्लाइंडनेस के लिए होमोजाइगस एक्स सी लिख दिया। इसके एक आपके पास मैन के पास आ जाएंगे एक्स कैरेक्टर और उसके बाद से वाई कैरेक्टर आ जाएंगे, तो वाई फादर से आएंगे और एक्स सी आ जाएगा। यहां से हम क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां से एक्स एच मिलेगा और एक्स सी मिलेगा। यहां हीमोफीलिया भी नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होगा। ये आपका रिसेसिव एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, दोनों एच एच कैरेक्टर होंगे, दोनों सीसी होंगे, दोनों सीसी होंगे, कलर ब्लाइंडनेस होगा, दोनों एच एच हो जाएंगे, तो हीमोफिलिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो यहां से आपके पास एक्स एच निकल के आता है और वाई निकल के आता, ये इनका सन क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। और यहां से हम देखते हैं फीमेल, तो ये फीमेल आपके पास कैरियर निकल के आती है और यहां से मेल आपके पास नॉर्मल निकल के आता है। तो यहां से आप देखिए कि 50% जो मेल है, 50% जो सन है ये कैसा दिखाई दे रहा है, नॉर्मल, और 50% सन कैसा दिखाई दे रहा है, हीमोफिलिक। और फिर इसके बाद से ऑल डॉटर कैसी हो रही है, नॉर्मल। तो ऐसा कहां दिख रहा है, तो आप क्या देखेंगे, 4th ऑप्शन में देखेंगे तो ऑल डाटर्स आर नॉर्मल, सभी डाटर्स क्या हैं, नॉर्मल हैं। फिर 50% सन्स आर हीमोफिलिक, सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर ऑल ऑफस्प्रिंग डू नॉट शो कलर ब्लाइंडनेस, ये भी सेटिस्फाइड हो जाता है। यहां से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, इफ ए डोमिनेंट फिनोटाइप एंड रिसेसिव फिनोटाइप occurs in 1:1 ratio in offsprings, then it represent, देखते हैं, तो ये आपके पास 1:1 रेशियो की बात करते हैं, तो 1:1 रेशियो आपके पास आता है टेस्ट क्रास में मिलता है। फिर आपको 1:1 रेशियो आपके पास देखा जाएगा, टेस्ट क्रास की बात करेंगे तो टेस्ट क्रास यहां से सही हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाता है, टेस्ट क्रास सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल रिलेटेड टू सीड्स। सीड के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो कौन कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, तो सीड के रेस्पेक्ट में 2 कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, एक सीड का शेप लिया था, दूसरा क्या लिया था, सीड का कलर लिया था। ठीक है, तो सीड के शेप में डोमिनेंट को उन्होंने क्या लिया था, राउंड, और रिसेसिव के लिए उन्होंने क्या लिया था, रिंकल्ड, स्मॉल आर से दिखते। ठीक, कलर में आपको देखा जाए तो डोमिनेंट के लिए लिया था येलो और रिसेसिव के लिए था ग्रीन। तो यहां से 2 कैरेक्टर उन्होंने सीड के रेस्पेक्ट में सेलेक्ट किया, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट ऑड। ऑड देखिए, ये ऑड की बात कर रहे हैं, अलग की बात कर रहे हैं। ऑड आउट रिगार्डिंग एक्सटर्नल जेनेटेलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मॉन्स पीविस इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया, क्लाइटोरिस इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया,
लेबिया माइनोरा इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो ये तीनों आपके पास जो दिख रहे होते हैं ये तीनों फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। इसमें से एक फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया नहीं है, तो वही पूछ रहा होता, तो यहां से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं यहां। तो करेक्ट में एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस बाय द सर्टोली सेल्स, रॉन्ग है। एंड्रोजन्स मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, उसको प्रोड्यूस करती है लेडिक सेल्स। क्या प्रोड्यूस करती है? लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करती है, और या तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस करती है, तो एक रॉन्ग हो जाता है। स्पर्मेटोजिया गेट नरिशेस फ्रॉम द सर्टोली सेल, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं सेमिनिफेरस, आपको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की बात करेंगे। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में आपको इस तरह की सर्टोली सेल्स होती है, और फिर आपको बीच बीच में ऐसे सेल्स होती हैं। इन सेल्स को नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, और इन लेडिक सेल्स से क्या आता है? एंड्रोजन आता है। और ये इस सर्टोली सेल्स को नर सेल्स भी नाम देते हैं। इस स्पर्मेटोजिया का न्यूट्रिशन देने का काम करती है, तो ये सर्टोली सेल हो जाती है। तो सर्टोली सेल ये आपको न्यूट्रिशन देने का काम करती है, यहां से करेक्ट हो जाता है। लेडिक सेल्स फाउंड इन ओवरी, गलत, टेस्टिस में मिलती है। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज द एंड्रोजन, करेक्ट हो गया। oogenesis टेक्स प्लेस इन कार्पस लूडियम, ये इनएक्ट, करेक्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये सही है। क्यों भैया ऐसा है? क्यों होता है? क्योंकि यहां प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ा रहता है, और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखती है। तो एंडोमेट्रियम टूटती नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो भी करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ये भी आपको करेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 और 4, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, डी हो जाता है यहां से, और ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 फिगर दे रखा है, कह रहा है व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर। तो इसी फिगर के रिस्पेक्ट में देखिए फीमेल का पार्ट दिखाई दे रहा है, फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट में फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है, और फैलोपियन ट्यूब को उन्होंने कट करके और बांध दिया है, टाइट कर दिया है। तो जब फैलोपियन ट्यूब को हम लोग कट करके टाइट करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और यदि वास्ट डिफरेंस को कट करके टाइट करते हैं, उसके लिए हम वैसेक्टोमी। तो यहां आपके फीमेल पार्ट दिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया है, तो उसके लिए हम आपको आंसर हो जाता है थी ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं मैच the contraceptive methods given under column A with their example given under the column second and select the correct option from code। तो अब इसको मैच कराते हैं। हम कहते हैं केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हैं, तो केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से हो जाते हैं बच्चा? स्पर्म, आपको स्पर्मिसाइडल और जेली फॉर्म हो जाते हैं केमिकल कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक, फिर कह रहा है कि आईओडी क्या हो जाती है? कॉपर टी हो जाती है और लिप्स लूप हो जाती है। इंट्रायूटेरिन डिवाइस क्या हो जाती है? कॉपर टी और लिप्स लूप हो जाती है। बैरियर मेथड्स में कंडोम आ जाता है, फिर सर्वाइकल कैप आता है। स्टरलाइजेशन मेथड में आते हैं आपको ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी आ जाती है। तो इसमें आप देखेंगे तो स्टरलाइजेशन डी फर्स्ट इधर भी है और डी फर्स्ट इधर भी है। फिर आपको देखेंगे आपके पास सी थर्ड इधर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, और फिर सेकंड का सेकंड इधर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, और ए का फोर्थ आपको, तो यहां से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पे आप देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है एन आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड शुड बी। आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड्स के कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं? तो आप देखिए आइडियल कब कहेंगे? जब यूजर फ्रेंडली हो, आइडियल कहेंगे। इजिली अवेलेबल है, देन आइडियल कहेंगे। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल हो, हाँ तब आइडियल कहेंगे। और दूसरी बात, फिर भी आइडियल के एक और कैरेक्टर होता है जिसमें कहते हैं सेक्सुअल डिजायर्स या ड्राइव्स को इफेक्ट ना करे, इंटरफेयर ना करे। डी ऑप्शन में कह रहा कि
इंटरफेयरिंग सेक्सुअल ड्राइव्स, यहां से गलत हो जाता है। वो कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो सेक्सुअल ड्राइव्स को इंटरफेयर नहीं करती, उसको आइडियली कह रहा है कि इंटरफेयरिंग द सेक्सुअल ड्राइव, तो ये आपको रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाता है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट 42 कह रहा फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा होता है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन 1951 सही। गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी, एमटीपी को लीगलाइज किया 1971 सही हो गया। नियरली 40 to 50 million एमटीपी आर परफॉर्म इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, करेक्ट है बेटा, ये भी सही हो जाता है। तो ये आपको तीनों सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इसमें से फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है आपको इनकरेक्ट निकल के आता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम 43 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब देखिए, अब क्रिक ने आपको उन्होंने सेंट्रल डोग्मा दिया था, सेंट्रल डोग्मा में उन्होंने कहा था डीएनए से डीएनए बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनता है तो हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन। इधर हम क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन, इधर क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इधर क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन। बट कुछ वायरसेस में ऐसा होता है कि आरएनए से, याद रखिएगा आरएनए से डीएनए बनता है, और जो आरएनए से डीएनए बनता है तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो आरएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जो रिक्वायर्ड होती है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होती है आरएनए डिपेंडेंट होती है, तो यही लिखा है कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पे डिपेंड है, डीएनए को बना रही है, तो उसमें से कौन से एंजाइम हो गए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो जाती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहां से सही आंसर आ जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंथ ऑफ डबल हेलिक्स इन ह्यूमंस सोमैटिक सेल अप्रॉक्सीमेटली, तो कह रहे हैं सोमैटिक सेल कैसी होती है डिप्लॉयड, सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होती है। और हैप्लॉयड सेल की यदि हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं 3:3 10 to the power 9 10 to the power 9 बेस पेयर्स। और इसमें डिप्लॉयड की बात करता है तो आप क्या कहते हैं 2 3:3 10 to the power 9 बेस पेयर। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आता 6 into 6 10 to the power 9 बेस पेयर। तो यहां से आपके पास ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहां से सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में ह्यूमन सेल्स में डीएनए का लेंथ क्या होता है देखते हैं। तो डीएनए के लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यदि डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, तो दो बेस पेयर होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो आपको बताया दो आपको ऐसे डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, उसमें से यदि यहां के बेस पेयर है इधर बेस पेयर है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस निकल के आती है और डिस्टेंस कितना होती है 0.34 नैनोमीटर निकल के आती है, तो ये नैनोमीटर हो जाती है 0.3। और उसके बाद से अब कितने बेस पेयर, अभी आपने देखा डिप्लॉयड सेल में, तो डिप्लॉयड में बेस पेयर कितने आ जाते हैं 6 into 6 10 to the power 9 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दो बेस पेयर के बीच के लेंथ से, तो लेंथ कितना निकल के आती है 0.34 नैनोमीटर निकल के आती है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे निकल के आपको आ जाएगा, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए तो मीटर में कन्वर्ट करिए 6 into 6 10 to the power 9, फिर आपको कह दें मल्टीप्लाई 0.34 इंटू द पावर -9 और ये मीटर लिख देंगे यहां से, ठीक है। तो यहां से यहां +9 है यहां माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके बस बच क्या जाएगा 6 into 6 इंटू 0.34, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रॉक्स डिस्टेंस निकल के आती है 2.2 मीटर निकल के आती है। तो यहां से आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। थैंक यू बच्चों। और एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे एम स्टार का मेंटल एबिलिटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th मेडिकल। मेडिकल में जो क्वेश्चन नंबर 46 है, यहां से मेंटल एबिलिटी स्टार्ट हुआ था। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो डाइस का गिवन है, तो डाइस को इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा बेसिक नॉलेज है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जो डाइस होता है, डाइस वो दो तरीके का होता है,
यानी डाइस के दो टाइप्स कह सकते हैं हम लोग, एक जनरल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। जनरल डाइस किसको कहते हैं स्टूडेंट? ऐसे कोई भी डाइस का कोई भी दो फेसेस, मतलब जो उसके नेबर थे, कोई भी दो फेस लें आप, नेबर लें या एडजेसेंट लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 4 और 3 को लेकर चलते हैं, 4 और 3 को लेकर चल रहे हैं, तो कोई भी दो नेबर्स को आपस में ऐड करें और उनका जो सम है वो कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो फिर वो जनरल डाइस कहलाता है। और यदि वो सम 7 के इक्वल नहीं हो, इक्वल ना आए, तो वो स्टैंडर्ड डाइस का। बहुत सिंपल रूल है, क्या? कोई भी दो एडजेसेंट अगर उनका सम 7 आ जाए तो जनरल डाइस है, और अगर स्टैंडर्ड आ जाए 7 नहीं आए तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। अब यदि स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्या? कि 1 के अपोजिट ऑलवेज 6 आता है, 2 के अपोजिट ऑलवेज 5 आता है, 3 के अपोजिट ऑलवेज 4 आता है। लेकिन जो हमारा डाइस गिवन है ये एक जनरल डाइस है, क्यों? क्योंकि हमें 4 और 3 ऑलरेडी यहाँ पर 7 दिख रहा है, जनरल डाइस है। और जनरल डाइस सॉल्व करने के 3 रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं, 1 2 3 है ना। तो अब उनमें से देखते हैं क्या रूल लगाए हम। तो उनमें से एक रूल ये होता है कि कोई भी दो डाइस आप लें, हम बात कर रहे हैं जनरल डाइस की, कोई भी दो डाइस लें, अगर उन दोनों डाइस में दो नंबर्स कॉमन हो, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड में 3 यहां पर दोनों में है और ये 6 इन दोनों में है, दो नंबर्स कॉमन हो, तो जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रिमेनिंग नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर दो डाइस हैं और उनमें दो नंबर कॉमन है, तो जो रिमेनिंग नंबर्स है, सिंगल जो नंबर बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम देख रहे हैं 2 पूछा है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है सीरीज के फॉर्म में, हमें देखना है कि एग्जैक्टली क्या ऑप्शन यहाँ पर सेट होगा। तो बहुत सिंपल सा सीरीज है ये। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एरो है, ये एरो जो है ये सबसे डाउनवर्ड चला गया, बाकी के ये जो 3 है वो उसके ऊपर यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर लिख दिए गए। ठीक है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लाइन है, ये एरो है, वो सबसे डाउनवर्ड आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और इसके बाद ये 3 एज इट इज उसके ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन हमें किसमें दिख रहा है? केवल पहले और सेकंड में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, इन दोनों में है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये होना चाहिए, उसके ऊपर एरो होना चाहिए, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर। तो एरो, सर्कल, स्क्वायर। तो हमें सी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो डी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीरीज से दिया हुआ है। सीरीज 196 ये किसका स्क्वायर होता है? ये 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, देन 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। 144 स्क्वायर ऑफ 12 एंड 36 स्क्वायर ऑफ 6 एंड 100 स्क्वायर ऑफ 10। नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। इन सभी को स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं स्मॉल नंबर और बिग नंबर एक साथ आए हुए हैं। ठीक है, स्मॉल नंबर जो है अल्टरनेट दिए हुए हैं। कैसे? देखिए 14 के बाद हम 12 को देखें तो -2 हो गया, आफ्टर 12 फिर -2 हो गया 10। अल्टरनेट हो रहा है, हमने एक स्किप किया है। तो जब हम 10 के बाद जाएंगे तो एक स्किप करेंगे, लेकिन स्टूडेंट यहां पर तो हमें ठीक नेक्स्ट वाला ही निकालना है, तो स्किप उसको नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब स्मॉल नंबर को देखेंगे तो यहां पर 4, देन आफ्टर 6 हमने एक स्किप किया, तो फिर इसके बाद हम 10 को स्किप करेंगे तो सीधे क्वेश्चन मार्क पे आएंगे। तो 4 में हमने +2 किया, यहाँ पर +2 करेंगे 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि बी ऑप्शन 64 है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। तो ये इसको रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं या मिसिंग लेटर भी कह सकते हैं हम लोग। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसको हम फिल करें इसमें और वो क्या हो जाए? सीरीज कंप्लीट हो जाए। सीरीज क्या हो जाए? इंस्ट्रक्शन में भी आप उसको पढ़ सकते हैं, सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका है कि इनको हम काउंट करें, लेटर्स को और फिल इन द ब्लैंक्स को काउंट करें। तो काउंट करने पर कुछ नंबर्स हमें मिलेगा, 16, 14, 12, 15 इस तरीके के नंबर मिलेंगे। तो अगर इवन नंबर है स्टूडेंट्स, इवन नंबर है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि सबसे पहले उनको 2-2 के ग्रुप में हम डिवाइड कर सकें। अदरवाइज यहां पर पॉसिबल है 4 से भी डिवाइड करना, यहां तो खैर 4 से डिवाइड नहीं होगा, यहां पर पॉसिबल है 4 से डिवाइड करना, और यहां पर 3 से भी हो सकता है। तो उनको हमें क्या करना है? ग्रुप में तोड़ देना होता है, ब्रेक करना होता है। तो हम इसको काउंट करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो या तो 2 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे या 4 के। तो ठीक है, एक बार 4 में करके देख लेते हैं। यहां से 4 1 2 3 ये 4 हो गया, और फिर 1 2 3 अगेन हियर इज 4 एंड लास्ट में 4। तो अब इसको आप सेक्शन में देख रहे हैं, पहले सेक्शन में आपको डबल ए दिख रहा है, ठीक है, डबल ए। इसका मतलब पॉसिबल ये है कि ये यहां पर डबल ए हो सकता है क्या? ठीक है, अच्छा यहां पर भी एक है, यहां पर भी ए हो सकता है, यहां पर भी एक ए हो सकता है। तो ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, लास्ट में हम देख रहे हैं कि यहां पर डबल ए था, यहां पर डबल ए था, यहां पर डबल ए हो गया, यहां पर डबल ए हो गया। आप देख रहे हैं पहली सीरीज तो कंप्लीट हो गई, दूसरी सीरीज क्या है? बी बी सी फिर सी, अच्छा फिर यहां पर क्या होगा? डी। तो ऑप्शन में हम मैच करेंगे, ठीक है, ऑप्शन मैच करेंगे। यहां पर प्लेसेस कितने थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने सेकंड वाले में ए लिखा है स्टूडेंट, फिर थर्ड वाले में ए लिखा है, फिर लास्ट वाले में ए लिखा है। तो कोई ऐसा ऑप्शन जो इस तरीके से फॉलो करता हो, तो हम देखेंगे पहला वाला तो बिल्कुल लास्ट में ए नहीं दिख रहा है हमें, इसमें भी लास्ट में नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबल आंसर बी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं हो सकता है, तो चलिए इसके ऑप्शंस को ले लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में भी ए आएगा स्टूडेंट, ए आएगा, और सेकंड लास्ट में डी आएगा। तो देखिए यहां पर बिल्कुल सेट हो गया, स्टार्टिंग में ए डबल ए हो रहा है, फिर सेकंड पार्ट जो है वो ए बी है, उसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। ए बी के बाद बी सी के बाद देखिए सी डी, और सी डी के बाद क्या होगा? डी होगा। इसका मतलब बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, ठीक है। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। फ्लेक्सिबल का रिलेशन रिजिड से है, तो कॉन्फिडेंस का रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो फ्लेक्सिबल का बिल्कुल अपोजिट होता है रिजिड, है ना। फ्लेक्सिबल का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? रिजिड मतलब कठोर, फ्लेक्सिबल मतलब नरम, कॉन्फिडेंस मतलब कि आत्मविश्वास। तो इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट डिफिडेंस होता है, ठीक है। ये ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको वोकैब्स वगैरह थोड़ा सा नॉलेज होगा तो इसको आप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कवर्डाइज मतलब कायरता हो गया, इसके मतलब डर जाना हो गया। एग्जैक्ट यहाँ पर कॉन्फिडेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिफिडेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो ये भी एक एनालॉजी का पार्ट है, सिमिलरिटी, यानी ये सिमिलर है इसकी, तो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर देख लेते हैं 0 1, तो 0.01 का स्क्वायर जब करेंगे स्टूडेंट, तो 0.0001 मिलेगा। सिमिलरली जब आप 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा 0025, ठीक है। तो 0.4 वैल्यूज बाद आएगा और 25 होगा, 1 2 3 4, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपली स्क्वायर करना था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे 52, क्वेश्चन नंबर 52। 4 ऑप्शन है, फाइंड द ऑड वन आउट, यानी हमें जो ऑड है यहां पर उसको फाइंड करना है। तो क्या क्या है? रिवर, कैनल, स्ट्रीम और पॉन्ड। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर वो पॉन्ड है। क्यों? रिवर जो है वो जो पानी वो बह रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। कैनल जो नहर होता है उसका उसमें भी पानी फ्लो हो रहा होता है। स्ट्रीम भी उसमें भी पानी फ्लो होता है, ठीक है, दरिया कह सकते हैं इसको, है ना। लेकिन पॉन्ड में जो पानी रुका होता है, इसलिए यहां पर ये डिफरेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो इसका जो था डी ऑप्शन था ना, 53। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें भी हमें एक जो ऑड है उसको फाइंड करना है, लेकिन लेटर्स के फॉर्म में है। तो जब भी लेटर्स के फॉर्म में दिया हो तो हमें ट्राई करना चाहिए हम उसको नंबर में चेंज कर सकें, क्वेश्चन उससे इजी हो जाता है। अच्छा यहां पर देख लेते हैं, तो सीरीज अगर है तो भाई फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन देखते हैं। तो फर्स्ट 24 है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 24 होती है, और एस की कितनी होती है? 19। कितना यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं हम? 24 में हम कितना माइनस करें? -5 करें। अच्छा बी में देख लेते हैं। बी हम यहाँ पर जो है लेटर्स का जो ग्रुप देख रहे हैं, इनमें हमें ऑड वन को निकालना है, फाइंड करना है। तो सबसे आसान तरीका है कि हम इसको नंबर में चेंज कर दें। क्यों? लेटर से मूव करना अगले लेटर में कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन नंबर से नंबर में मूव करने में कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप x, तो x की वैल्यू कितनी होती है? 24। हम x से लास्ट वाले पर जाकर देखते हैं, s में कितनी वैल्यू होती है उसकी? 19। ये उसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन है। जैसे a फर्स्ट नंबर पे आता है, उसी तरीके से जो x अल्फाबेट है वो 24 पे आता है। तो यहाँ पर कितना डिक्रीज हो रहे हैं हम? -5 हो रहे हैं।
अच्छा पहले में ऐसा हो रहा है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं हम लोग, ये है 15, ओ मतलब 15, जे मतलब 10। कितना माइनस हो रहे हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे -5 हो रहे हैं। ठीक, उसके नीचे भी देख लेते हैं, ये F6 है और ये 1 है। कितना माइनस हो रहे हैं हम, -5। तो हम केवल फर्स्ट और लास्ट से ही हमने ये समझ लिया कि भाई ए, बी और डी में एक सिमिलरिटी है, तो इसका मतलब सी जो है वो अलग होगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं एक बार, H जो यहाँ पर 8 होता है, E मतलब 5 होता है, तो क्या हम यहाँ पर -5, 8 से 5 पर जाने के लिए -5 करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल 3 करना पड़ेगा, -3। तो इस बिहाफ पर हमारा जो आंसर बनेगा ऑड वन जो होगा वो क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 54। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द वर्ड अर्थ इज कोडेड एज QPMZS, देन हर्ट को कैसे कोड किया जाएगा? किसको? हर्ट को। देन हाउ कैन हर्ट बी रिटन फॉलोइंग द सेम कोडिंग? तो हम ये देख रहे हैं यहां पर अर्थ में जो स्पेलिंग यूज हुई है, सेम वही स्पेलिंग, जो वही लेटर्स को लेकर के हर्ट भी लिखा गया है। ठीक है, देखिए अर्थ में एक एक जो लेटर्स है, यहाँ पर 5 लेटर है, हर्ट में भी 5 लेटर है और स्पेलिंग सेम है, बस पोजीशन चेंज है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली सॉल्व कर ले, जैसे पूछा क्या गया है यहाँ पर देख लेते हैं। हर्ट, तो H हम देखेंगे अर्थ में जो H है वो लास्ट में है, और स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट में क्या है, S है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, S आ जाएगा। E फर्स्ट में E है, यहाँ पर फर्स्ट में क्या है, Q है, यहाँ पर Q हो जाएगा। ठीक है, A सेकंड पे A है, यहाँ पर सेकंड पे क्या है, P है, तो S Q P, दो ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पर, इसी से तो A और D कैंसिल हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं R, तो R यहाँ पे थर्ड पे है, यहाँ पर थर्ड पे M है, तो ये हो गया M। लास्ट में T है, यहाँ सेकंड लास्ट में T है, यहाँ पर Z, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z। तो S Q P M Z, इसका मतलब कि C ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55। तो 55 भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम कहते हैं नंबर कोडिंग। जैसे ही हमको नंबर दिख जाए उसको क्या कहेंगे, नंबर कोडिंग कहेंगे। नंबर दिख गया हमें ना, अल्फाबेट को हम नंबर में ले गए थे। ठीक है, और लेटर से लेटर पे जब हम जाते हैं तो उसको लेटर कोडिंग कहते हैं। तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल इसके सिमिलर जैसे, इसके जैसा ही सॉल्व करना है हमको। ठीक है, हमें ये देखना है, देखिए पहले वाला जो यहाँ पर लेटर है, इनके लिए ये नंबर गिवन है, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, और ये जो मॉनसून है इनके लिए ये वाला नंबर गिवन है। हमें रैंसम का यहाँ पर नंबर के फॉर्म में कोड सर्च करना है, तो चलिए सर्च कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर केवल प्लेस वैल्यू देखनी है। क्या रैंसम में R है, हम देखेंगे फर्स्ट में हमें R मिल रहा है या सेकंड में, तो फर्स्ट वाले में R हमको सेकंड लास्ट पे मिल रहा है। यहाँ सेकंड लास्ट में क्या स्टूडेंट, 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। A, तो मॉनसून में A हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, ग्लेयर में हमें यहाँ पे मिडिल में A दिख रहा है, यहाँ पर मिडिल में क्या है, 8 है, तो ये हो जाएगा 8। N, तो हमें मॉनसून में दो बार रिपीट हो रहा है N, तो हम कहीं पर भी देख सकते हैं, लास्ट में N है, लास्ट में यहाँ पर क्या है, 9 है, 1 8 9। अच्छा, देन आफ्टर S, तो मॉनसून में यहाँ पर S है, फोर्थ नंबर पे, फोर्थ में नंबर क्या है स्टूडेंट, 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, देन O, तो देखिए यहाँ पर O तो कई बार रिपीट हुआ है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं, लास्ट में 2 टाइम्स यहाँ पर O है, 2 टाइम्स 3 है, तो ये हो जाएगा 3। 1 8 9 6 3, तो 1 8 9, सॉरी 5 है ये, 5 है ये, 1 1 8 9 5 3, और एक लेटर और बचा M, M फर्स्ट पे है, यहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन से मैच करेंगे 1 8 9, देन 5 3 2, तो 5 3 2, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है D ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, बाकी मैच नहीं कर रहा है, तो D यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट है, नंबर कोडिंग दिया हुआ है। क्यों, जैसे ही आपने देखा लेटर से नंबर पे हम जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर कोडिंग। तो स्टूडेंट A से Z हो गया, तो भाई A की अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होती है, 1 होती है, लेकिन यहाँ पर 26 है, मतलब Z है ना, Z, तो 26 हो गया, तो A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, तो Z की जो वैल्यू है वो गिवन है यहाँ पर क्या, 26। तो हम क्या करेंगे, हम भी इस तरीके से करेंगे, जो सन यहां पर लिखा हुआ है सन, उसके अपोजिट लेटर पर पहले जाएंगे, तो भाई S का जो अपोजिट है वो क्या होता है, H होता है। ठीक है, H, U का अपोजिट क्या होता है, F होता है, और N का
m। इनके अल्फाबेटिकल पोजीशन हम देखें तो 8, 6 एंड 13, इन सबका जब सम करेंगे हम तो 8 और 6 14, और 14 और 13 को ऐड करेंगे 27 मिल रहा है। हाँ बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। केट को भी ऐसे चेंज कर लेंगे। अब हमें सॉल्व करना है तो केट का आंसर क्या निकालेंगे, कैसे, पहले सी है यहाँ पर केट में, सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, ए का अपोजिट जेड होगा, टी के अपोजिट में क्या आएगा, तो टी का अपोजिट जो है जी कहलाता है, जीटी। तो एक्स मतलब 24, जेड मतलब 26 और जी मतलब 7, ऐड कर देंगे तो 10 और 17 कैरी फॉरवर्ड 1, 2 2 4 एंड 5 मतलब 57 ऑप्शन में है, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर है 57। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। तो ये जो है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है ना। लॉजिकल रीजनिंग मतलब ये है कि स्टेटमेंट में कुछ फैक्ट्स गिवन होंगे, उसे हमें ट्रू मानना है, उसके बिहाफ पर हमको कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। इसको आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर आने से पहले कुछ बातें हमें जानना चाहिए, क्या कि कोई भी ऐसा कंक्लूजन जो स्टेटमेंट से बाहर हो, आउट ऑफ स्टेटमेंट, तो हमेशा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक, अच्छा, फर्स्ट कंक्लूजन है पीपल हु लिव इन द बिग सिटी क्राउड इनटू जैम्ड ट्रेन्स और बसेस। अच्छा, जो बड़े शहर में रहते हैं ज्यादातर ट्रेन और बसेस में उनको क्राउड यानी जैम देखने को मिलता है, धक्का मुक्की कह सकते हैं, भीड़ ज्यादा देखने को मिलता है। दे क्रॉस द स्ट्रीट इन कंपटीशन विद हाई पावर्ड मोटर कार। अच्छा, वो रोड को पार करने के लिए, जाने के लिए जो है वो हाई पावर जो मोटर कार से उनसे भी कंपटीशन करने लगते हैं ना, प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। ठीक है, कंक्लूजन पे आते हैं, ट्रेवलिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सिटी पीपल। हाँ, वो तो पहले वाले स्टेटमेंट में ही कह रहा है। ठीक है, जैम लग जा रहा है क्राउड के कारण ट्रेन और बस में, तो कहीं ना कहीं जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वहां के पीपल, तो पहला वाला तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। दूसरा, ट्रैफिक जाम इज इनएविटेबल इन बिग सिटीज। अच्छा, इसका मतलब होता है मैंडेटरी यानी अनिवार्य कह सकते हैं। तो जो ट्रैफिक जाम है क्या बड़े शहरों में अनिवार्य है, मैंडेटरी है? नहीं भी, ये तो रॉन्ग है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों में किसी भी पार्ट को जो है फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पर फर्स्ट यानी ऑप्शन जो होगा ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ये तो बहुत सिंपल है, इसको बेसिक से काउंट कर सकते हैं हम। कैसे? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो हमें इंडिविजुअली ऐसे नजर आ गए। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन मैक्सिमम ऑप्शन 24 है। हम ट्राई करेंगे कि हम काउंट करते हुए 24 तक जाएं। अगर नहीं काउंट पर कर पाए, जहां पर रुक जाएंगे उसी को आंसर हम डिसाइड करेंगे। तो 8 तो ऐसे हो गया। अब वर्टिकली जब आप इसको देखेंगे वर्टिकली, तो आपको बड़ा सा रेक्टेंगल ऐसे दिखेगा और उसके साइड में यानी 2 आपको और मिलेगा। स्टूडेंट सेम जब आप इसको हॉरिजॉन्टली देखेंगे इस तरीके से, देखिए मैं मार्कर का कलर चेंज करके दिखा रहा हूं आपको, तो फिर से 2 आपको मिलेगा। ठीक है, 2 मिला। चलिए इसको यहां से इरेज कर दे। ठीक है, इतना तो हमने काउंट कर लिया। इसके बाद यहां पर देखिए फिर आपको ये एक और मिल रहा है, इसको हमने नहीं किया था प्रीवियस में। 1 देन 2 देन 3 देन ये 4। ठीक है, तो 4 और मिल गया हमको। काउंट करिए इसको, तो 8, ये हो गया 10 और ये टोटल 6 है, तो कितना हो गया 16। तो 16 यहां पर हमें रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है देखते हैं। सर्कल है, सर्कल को माना गया वर्कर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द यूनियन। ठीक है, जो स्क्वायर फॉर्मेट में दिख रहा है उसमें अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्कर्स हु आर हार्ड वर्किंग। अच्छा, और जो रेक्टेंगल फॉर्मेट में है वर्टिकली, वर्कर्स हु आर एक्सपीरियंस्ड, जिनको एक्सपीरियंस्ड है उनको ये शो कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन द, इस पे 2 क्वेश्चन है ना 59 एंड 60। फर्स्ट क्वेश्चन है इन द रिस्पॉन्सेज गिवन बिलो नंबर रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्किंग वर्कर्स। हार्ड वर्किंग, ठीक है, तो यहां पर जो हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग वो स्क्वायर वाले हैं। तो स्टूडेंट स्क्वायर में क्या क्या आ जाएगा? स्क्वायर में हम देख रहे हैं 4 है, 6 भी है, 2 भी है, 5 भी है। हार्ड वर्किंग की बात हो रही है तो हम स्क्वायर को देखेंगे। देन
हु आर नाइदर एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए उनको। तो हम देखेंगे एक्सपीरियंस यहां पर कितने हैं इनमें से, तो 6 और 5 आ जा रहा है, तो 6 और 5 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, तो यहां पर हम इसको हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नॉर मेंबर्स ऑफ द यूनियन, और साथ में क्या हो, यूनियन का मेंबर नहीं हो। यूनियन का मेंबर मतलब कि सर्कल वाले को भी हमें इग्नोर करना है। सर्कल में यहां पर 4 आ रहा है, 4 को हटा देंगे। तो वेन डायग्राम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, जो बच गया वही आंसर है 2, तो ऑप्शन यहां पर जो जाएगा 4। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अच्छा, ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स तो काफी है, यहाँ पे सब लोग ही है ना इन द फैक्ट्री, हु आर द मेंबर्स ऑफ द यूनियन। हमें ऐसे वर्कर्स को लेना है जो मेंबर हो किसके, यूनियन के। तो यूनियन मतलब सर्कल, तो स्टूडेंट सर्कल में जितने भी हमारे मेंबर हैं, जितने वर्कर उनको काउंट करेंगे। सर्कल में हम देखेंगे 1 है, 4 है और 6 है, तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और 1 11, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।